हे गाइस, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम कैपिटल गेन के कुछ केसेस कवर कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो के एंड में आपको अनअकैडमी की ओर से एक ऑफर भी दिया गया है, तो वो भी जरूर देखिएगा। आपको पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी जरूर चेक करना। तो वीडियो के एंड में उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ बोल रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज कैपिटल एसेट सेक्शन 50C। तो यहाँ पे आपको दो सर्क्यूमस्टेंसेस दे रखे हैं, जिसमें बता रखा है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग जैसे हाउस प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर किया है, उसको ट्रांसफर करने पर जो भी आपको सेल वैल्यू मिली है, क्या वो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लोगे, या जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लोगे। वही सेक्शन 50C बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं। मान के चलिए कि आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को बेचा, उस पर आपको जो एक्चुअल सेल्स वैल्यू वो 60 लाख मिली, लेकिन जो इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 50 है। तो 60 इज़ ग्रेटर देन 50, तो उस केस में क्या है, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन यानी 60 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाता है कि आपकी सेल्स कंसिडरेशन आपको कम मिली और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो ज़्यादा है, यानी जो ऑफिशियल वैल्यू वो ज़्यादा है, तो उस केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ रही है। तो इसका शॉर्ट पार्ट क्या हो गया, यानी इसको आप शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच इज़ हायर, वो ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनता है। अब देखिए ये सेक्शन क्यों आया, क्योंकि इससे पहले नॉर्मली लोग क्या करते थे, अपनी सेल वैल्यू को कम दिखा देते थे, और क्या करते थे, जैसे उन्होंने सेल वैल्यू को कम दिखाया तो सेल वैल्यू आपको पता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पार्ट बनती है। फिर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लेस करते थे, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखा देते थे, जिससे क्या होता था कि उनका जो कैपिटल गेन है कम बनता था, क्योंकि उन्होंने सेल्स कंसिडरेशन कम दिखाया, तो जिससे उनका टैक्स का पार्ट भी कम बनता था। लेकिन जैसे ही प्रोविजन आया तो उसमें क्या हुआ कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन से, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ती थी, जिससे क्या होगा, आपको पता है कि 50 की जगह 60 लेनी पड़ गई, जिससे क्या हो गया, टैक्स का पार्ट ज़्यादा ही बनेगा। तो एक तरीके से वो उनको लगाम लगाने के लिए, जो टैक्स पेयर है जानबूझ के टैक्स बचाने की करता था, उसको रोकने के लिए जनरली ये प्रोविजन लाया गया। एक तरीके से ब्लैक मनी का जो ब्लैक मनी का पार्ट था उसको रोकने के लिए जनरली ये पार्ट लाया गया। अब देखिए इसके बाद आपको बोल रखा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 105% ऑफ एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन हो, तब एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन आप ले सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के फॉर्म में, क्योंकि असेसमेंट ईयर 1920 यानी प्रीवियस ईयर 1819 से जनरली ये प्रोविजन आ गया था। अभी हम जो देख रहे हैं, आपको पता है कि असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड प्रोविजन है, तो आपको पता है कि ये प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाएगा असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, क्योंकि 1920 से ये नया अमेंडमेंट आ गया था, जिसमें क्या बोला गया कि एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का 105% निकालिए, और अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के इक्वल या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आप एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पार्ट मान सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल वर्बली आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसे एग्जांपल लिख लिया है, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन आपका 2 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 2,07,000। तो अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि विचर इज़ हायर, तो आपको पता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यानी 2,07,000 ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन कम है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस प्रोविज़न की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो असेसी या टैक्स पेयर है उसके लिए थोड़ी सी टैक्स की बचत हो जाएगी। यानी एक तरीके से प्रोविज़न क्या है, उसके साथ है, ये वाला प्रोविज़न जो है उसके खिलाफ नहीं है, इसके साथ है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का 105% निकालिए, तो 2 लाख का 105% होता है 2,10,000। इतना तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है। तो आपको पता है कि 2,10,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो 105% है एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है या उसके इक्वल है, तो एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन लिया जाएगा, मतलब 2 लाख ही लिया जाएगा, ना कि 2,07,000। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन के पास में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तब आपके लिए प्रोविजन हेल्पफुल है। लेकिन अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, जिसमें गैप जो है वो 5% से ज़्यादा का है, ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं बोल दूं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में 2,07,000 नहीं बोलता, 2,20,000 बोलता, तो तब भी मैं अगर ये 2 लाख का 5% लगाता 2,10,000, तो तब भी मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम नहीं आती, इक्वल नहीं आती, ज़्यादा ही आती। तो उस केस में तो यही प्रोविज़न लगेगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर वो पास में आ रही है और आपको पता है कि जब मैं 2 लाख का 5% निकाल के 2,10,000 लिख रहा हूँ, जो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या है, ज़्यादा ही हो रहा है, क्या हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है,
तो अगर ज़्यादा हो रहा है या उसके इक्वल हो रहा है तो उस केस में एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पार्ट बनता है। आप कोई सा भी एग्जांपल खुद बना सकते हो, आप 1 लाख के अकॉर्डिंग एग्जांपल बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1 लाख आपको पता है कि एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन है मान लीजिए, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 1,03,000। तो अगर आपने ये प्रोविजन लिया होता ये वाला तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,03,000 बनती। लेकिन आपको पता है कि 1 लाख का 105% 1,05,000 होता है, जो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या है, ज़्यादा बन रहा है। 1,03,000 कम है और ये ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन ही किसका पार्ट होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का। मतलब एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन मतलब 1 लाख। तो आपको 1,03,000 लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने 3,000 कम लिए, जिससे आपका टैक्स क्या बनेगा, कम बनेगा, तो आपकी टैक्स की बचत होगी। सीधा सा पार्ट, नॉर्मल सा पार्ट है। अब देखिए इसी तरीके से क्या बोल रहा है कि जब डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम नहीं हो, जब आपको पेमेंट मिल रहा है, आपको पता है कि आपने हाउस प्रॉपर्टी अपनी बेची, तो जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है वो अलग डेट को है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग डेट को हुआ है, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा। तो ये बोल रहा है इफ़ पेमेंट फुल और पार्ट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग। जैसे बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू आपको पेमेंट हुआ है, अकाउंट पे चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, मतलब कोई भी बैंकिंग सिस्टम हो गया, या कोई भी नेट बैंकिंग यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू आपको पेमेंट हुआ है, जो कि जनरली आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट। जो भी आपके पास अमाउंट आया है वो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा फुल वैल्यू का आया है, पार्ट वैल्यू में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा मिले। और याद रखना, डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले या डेट ऑफ एग्रीमेंट को ही आपको मिल जाना चाहिए, तब जाके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट की डेट वाली ले सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की डेट वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। कह रहा है इफ़ नो पेमेंट इज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर आपको जो पेमेंट रिसीव्ड हुआ है या तो वो चेक से, ड्राफ्ट से, नेट बैंकिंग से होना चाहिए डेट ऑफ एग्रीमेंट को या उससे पहले। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, रजिस्ट्रेशन की डेट को जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो। मान के चलिए अगर आपको कैश में अमाउंट मिलता है तो तब भी आपको पता है कि अकाउंट पे चेक से नहीं मिल रहा, ड्राफ्ट से नहीं मिल रहा, नेट बैंकिंग से नहीं मिल रहा, तब भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ली जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक तरीके से दो हो गई कि डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले या डेट ऑफ एग्रीमेंट को आपको अमाउंट मिलना चाहिए, चाहे आपको पार्ट में मिले, और दूसरा जो अमाउंट है वो अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू यानी नेट बैंकिंग जो भी हो गई उसके थ्रू आपको मिलना चाहिए, तब जाके डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। नहीं तो अदर केसेस में, क्योंकि वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो उस केसेस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक बार ये एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए ट्रांसफ़र हुआ है 1/5/19 को, जो भी हाउस प्रॉपर्टी है, जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है उसका सेल्स कंसिडरेशन आया 100 लाख, जिसमें से 10 लाख ही आपको चेक से मिला है। अब देखिए ये बोला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट की डेट को 120 थी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को 210 थी। याद रखना कि एक तरीके से 120 लाख है और 2,10,000 है, जनरली इतना है, 2,10 नहीं 210 लाख है ये, ठीक है, 210 लाख है। अब देखिए 1/9/18 को डेट ऑफ एग्रीमेंट है, तो आपको जो अमाउंट मिला है, चाहे पार्ट अमाउंट में मिला है, वो 1/9/18 को या उससे पहले मिलना चाहिए, तब जाके आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और याद रखना चेक से, अकाउंट पे चेक से, ड्राफ्ट से या किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू मिलना चाहिए, तो उस केस में एग्रीमेंट की डेट को जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। सिंपल सा पार्ट। अब देखिए यहाँ पे सेम एग्जांपल है, लेकिन जो 10 लाख मिल रहे हैं वो कैश से मिल रहे हैं। अब आपको पता है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट को या उससे पहले तो आपको जनरली क्या अमाउंट मिल रहा है, लेकिन वो चेक से नहीं मिल रहा, ड्राफ्ट से नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से नहीं मिल रहा, मतलब वो कैश से मिल रहा है, तो उस केस में एग्रीमेंट की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं ली जाएगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। तो 210 आ रही है, चाहे देख सकते हैं। उसी तरीके से बोल रहा है कि 100 लाख है, आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन की डेट को मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट की डेट के बाद मिला है, तो उस केस में जो रजिस्ट्रेशन की डेट को मिला होगा वही आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यानी वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पार्ट बनेगी। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की थी वही फुल वैल्यू कंसिडरेशन का पार्ट बनेगी। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई कि चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी नेट बैंकिंग इसके थ्रू होना चाहिए, और डेट ऑफ एग्रीमेंट को या उससे पहले आपको उस चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू मिल जाना चाहिए। उसके बाद मिलता है तो रजिस्ट्रेशन की डेट पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पार्ट बनती है। सिंपल सा पार्ट। अब देखिए बोल रहा है वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर। जनरली क्या होता है कि जो असेसमेंट ऑफिसर है
वो कभी कभी क्या करता है, आपकी वैल्यू ज़्यादा देता है, तो आप अपील करते हो वैल्यूएशन ऑफिसर को और बोलते हो कि उसने मेरी वैल्यू जानबूझ के ज़्यादा दिखा दिया असेसमेंट ऑफिसर ने, तो आप एक बार क्या करो, मेरी प्रॉपर्टी को वैल्यू करो। तो जैसे ही वो वैल्यू करता है, उसको दिखती है कि वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से जब उसने वैल्यू करा तो वो ज़्यादा दिख रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है और जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू करा है वो ज़्यादा है। तो उस केस में क्या बोलेगा कि वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जब भी वैल्यूएशन ऑफिसर ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू बताई है तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है जहाँ पे वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू करा है वो एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन से ज़्यादा है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन से ज़्यादा है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तब वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो भी वैल्यू करा है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पार्ट बनता है। ठीक है, याद रख लेना। तो इसको हम क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने साथ में प्रोविजन भी लिख रखे हैं और ये एग्जाम्पल भी है। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन 50 है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 है। ये वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर ने इसमें नहीं कर रखा, तो आपको बताया कि विचर इज हायर, तो 50 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें भी विचर इज हायर तो 75 हो गया, सिंपल सा पार्ट। लेकिन इसमें वैल्यू कर रखा है वैल्यूएशन ऑफिसर ने। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू कर रखा है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही। पर एक बार रुकिए, यहाँ पे जो पार्ट है क्या होगा, हाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 85 क्या है, वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज ग्रेटर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा कि इसमें गलत पॉइंट लिखा हुआ है इसलिए मैंने बोला 1 मिनट रुकिए, लेकिन बिल्कुल ठीक है ये। इसके बाद देखिए बोल रहा है वैल्यूएशन बाय वैल्यू ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर उसने जो वैल्यू करा वो था 55, वो ग्रेटर देन है एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, बिल्कुल ठीक कि 55 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है वो आ रहा है, बट लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लेकिन जो 55 है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो उस केस में जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू किया है 55 वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से केसेस कवर करने हैं। कभी भी बड़ा क्वेश्चन आ गया उस तरीके से आपको जो लैक्स में अमाउंट होगा या करोड़ में होगा उस तरीके से वैल्यू कर लेना। ठीक है, सिंपल सा पार्ट था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में कवर भी नहीं करा। नॉर्मल पार्ट था, एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया तो आपको अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब देखिए इस वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर, सेक्शन 50C है। अब देखिए अनलिस्टेड है यानी एक तरीके से अनकोटेड है, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अगर सेल कंसिडरेशन लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू है तो उस केस में आपको पता है कि फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो ये बोल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू को डीम टू बी वैल्यू ऑफ फुल कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो आप हायर ही बोल सकते हैं एक तरीके से कि अगर सेल्स कंसिडरेशन कम है, क्योंकि अगर आपका सेल्स कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होता तो सेल्स कंसिडरेशन ही लिया जाता, लेकिन सेल्स कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो तब आप फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो। तो जैसे आपने ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग के लिए देखा वैसे ही अनकोटेड शेयर के लिए तब भी हम क्या बोलेंगे, विच इज हायर। तो उसी तरीके से आपको बोल रखा है फेयर मार्केट वैल्यू डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 50D इफ़ कंसिडरेशन इज़ नॉट डिटर्मिनेबल, जहाँ पे कंसिडरेशन का पता नहीं किया जा सकता उस केस में क्या बोल रहा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये किसी भी कैपिटल एसेट के लिए बोल रहा है जहाँ पे बोल रहा है कि अगर कंसिडरेशन का पता नहीं किया जा सकता तो उस केस में शॉर्ट में क्या बता दिया कि जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो क्या होगी, कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन वो ट्रांसफ़र हुई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। अब ये किसके लिए बोल रहा है, जो भी कैपिटल एसेट है बाकी उनके लिए बोल रहा है। जैसे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए तो आपको बता दिया कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का पार्ट था, इसके अलावा मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यूएशन का पार्ट भी बता दिया। लेकिन ये बाकी अदर कैपिटल एसेट के लिए बोल रहा है तो उसमें क्या बोल रहा है, एओ में रेफर वैल्यूएशन ऑफिसर विद ए व्यू टू असर्टेन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट इन द फॉलोइंग केसेस। एक तरीके से जो असेसी है वो अपील करेगा कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने एक तरीके से क्या कर रखी है, वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी है, तो अपील करेगा तो उस केस में वैल्यूएशन ऑफिसर आ जाएगा और वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या जो भी कैपिटल एसेट है उसको क्या कर रहा है, वैल्यू कर रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है वेयर द वैल्यू ऑफ असेट क्लेम्ड बाय द असेसी इज इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूएशन मेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, बट एओ इज ऑफ द ओपिनियन दैट वैल्यू सो क्लेम्ड इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। देखिए जनरली यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है, उसकी ओपिनियन है कि जो वैल्यू क्लेम की है असेसी ने
वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम लग रही है, जिसका मतलब क्या है कि वो जानबूझ के बेनिफिट उठाना चाहता है, मतलब वो सेल्स कंसिडरेशन के फॉर्म में जानबूझ के कम वैल्यू ले रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, तो उस केस में वो वैल्यूएशन ऑफिसर को भी रेफर कर सकता है। तो एओ भी रेफर कर सकता है, यहाँ पे ये बोला गया है एओ में रेफर वैल्यूएशन ऑफिसर, तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफिसर रेफर कर रहा है। तो कह रहा है एओ कैन मेक ए रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर इन केसेस वेयर एफएमवी इज टेकन टू बी सेल्स कंसिडरेशन। तो वो क्या बोलेगा, एओ बिल्कुल कंफर्म है कि फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, जबकि जो वैल्यू क्लेम की एसएससी ने वो कम की है, जिससे वो जानबूझ के टैक्स को बचाना चाहता है। तो वो एक तरीके से वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करेगा और बोलेगा कि फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा ही है, वो एक बार आप चेक कर लीजिए। ये बोल रहा है दूसरे केस में कब वो क्लेम करेगा, अगर फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की ली गई है एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। AO can make a reference to valuation officer if he is of the view that there is any variation between fair market value on 1st April 2001 claimed by SSC and fair market value on that date। इसका मतलब 1 अप्रैल 2001 को SSC ने जो फेयर मार्केट वैल्यू क्लेम की है वो बहुत ज़्यादा क्लेम की है। तो एओ एक तरीके से वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलेगा कि यार इसने तो क्या कर रखी है, बहुत ज़्यादा क्लेम कर रखी है, एक बार उस पर्टिकुलर डेट की आप चेक कर लीजिए कि 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू कहीं कम तो नहीं थी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा करेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट ज़्यादा आएगा, एसएससी क्लेम ज़्यादा करेगा, उसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट का पार्ट ज़्यादा निकलेगा, या जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ज़्यादा दिखेगी, जिससे वो लेस ज़्यादा होगी और कैपिटल गेन कम निकलेगा। जबकि असेसिंग ऑफिसर चाहता है कि बिल्कुल प्रॉपर टैक्स निकले, ठीक है। तो उस केस में वो चाहता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर दिखे। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि वो कम दिखाना चाहता है। कौन? असेसिंग ऑफिसर चाहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम दिखे, क्योंकि असेसी ने क्या कर रखी है, वो बहुत, मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादा दिखा रखी है कॉस्ट को जानबूझ के फेयर मार्केट वैल्यू के फॉर्म में, क्योंकि वो पुरानी थी। और आपको पता है कि 1 अप्रैल 2001 को या उससे पहले की एसेट की बात करता है तो विचर इज़ हायर फेयर मार्केट वैल्यू, अगर उससे पहले की एसेट है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, विचर इज़ हायर। तो जानबूझ के उसने फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा ली होगी एसएससी ने, तो उसके क्लेम को कम करने के लिए असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया और बोला कि एक बार उस डेट की आप फेयर मार्केट वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। दूसरा केस कब रेफर करेगा, जहाँ पे एओ की यानी असेसिंग ऑफिसर की ओपिनियन है कि दैट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट एक्सीड द वैल्यू क्लेम्ड बाय। देखिए क्या बोल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू असेट एक्सीड द वैल्यू क्लेम्ड बाय मोर देन 15% ऑफ वैल्यू क्लेम्ड बाय असेसी और 25,000 विच इज लेस। इसका मतलब क्या हो गया कि असेसी ने जो भी वैल्यू क्लेम की थी उसका 15% निकाल लीजिए। तो अगर उससे ज़्यादा वैल्यू क्लेम की गई है, कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू एसेट एक्सीड द वैल्यू क्लेम्ड बाय मोर देन 15% ऑफ वैल्यू क्लेम्ड बाय असेसी। जैसे मान के चलिए कि 1 लाख की वैल्यू क्लेम करी असेसी ने, तो उसका 15% निकाल लीजिए, कितना होगा, 15,000। तो अगर 1,15,000 से ज़्यादा फेयर मार्केट वैल्यू है, कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट एक्सीड द वैल्यू क्लेम्ड बाय मोर देन 15% ऑफ वैल्यू क्लेम्ड बाय असेसी, तो 1,15,000 से वो ज़्यादा हो रही है या 25,000 विच इज़ लेस, यानी 15,000 या 25, तो उस 1 लाख के साथ वो 15,000 या 25 जुड़ जाएंगे, दोनों में से जो कम है। जैसे मेरे केस में क्या था, ये 15,000 था या 25,000 विच इज़ लेस। तो मुझे पता है कि 1,15,000 से अगर ज़्यादा फेयर मार्केट वैल्यू हो रही है तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा कि यार एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि जो उसने क्लेम करी है उसमें मैंने 15% जोड़ के भी आपको दिखवा दिया, उसके बाद भी एक तरीके से क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा ही हो रही है, जबकि उसने जो क्लेम कर रखा है वो कम कर रखा है। तो जानबूझ के वो टैक्स कम दिखाना चाहता है, वो अपने टैक्स को बचाना चाहता है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए। इसी तरीके से बोल रहा है वेयर द एओ थिंग्स दैट इज नेसेसरी टू डू सो हैविंग रिगार्ड्स टू नेचर ऑफ असेट एंड रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेज। जो भी परिस्थितियाँ उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट्स को देखना जरूरी है, उसके ट्रांसफर के पार्ट को देखना जरूरी है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना जरूरी है, नहीं तो उसको ऐसा शक हो रहा है कि असेसी जानबूझ के क्लेम को छुपाना चाहता है एक तरीके से, या टैक्स को छुपाना चाहता है, वो टैक्स एवेशन करना चाहता है, इसलिए एओ को लग रहा है, ठीक है। अब अगली वीडियो हम देखेंगे बाकी, जैसे देखो कैपिटल गेन इन द केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट है, और जो भी पार्ट है वो आगे वीडियो में कवर करते रहेंगे। तो आपको आज की वीडियो तो मुझे पता है कि पसंद आई होगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था वीडियो के एंड में कि आपके लिए मैं एक ऑफर लेके आया हूँ जो कि अनअकैडमी की तरफ से है, ठीक है। तो इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यह है T10 टेस्ट सीरीज इन ज्योग्राफी। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव जिसके पास क्या है NTA UGC नेट से रिलेटेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि उसका एग्ज़ाम अभी ऑनगोइंग है, करंट चल ही रहा है, नवंबर में उसका एग्ज़ाम है। तो अगर उसको अपने टेस्ट सीरीज़ की तैयारी करनी है, जो भी पर्टिकुलर MCQs है उसकी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर करनी है, तो 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक
एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें जनरली आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ में उसका एनालिसिस भी उसी दिन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर अभिषेक कुमार झा द्वारा ये जनरली क्यूरेट किया गया है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर है, इसको एनरोल कीजिए। इसका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर चेक कीजिए। आपको हर दिन 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके बेसिस पे क्या है आपका टेस्ट का एनालिसिस भी हो जाएगा। इसी तरीके से अल्टीमेट बैच 1 जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, कॉमर्स का बैच है, ये 22 अक्टूबर से जनरली स्टार्ट है। इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे नवीन शाख, मधुसूदन, तलवीर सिंह, सोनम नागर, डॉक्टर विनोद चंदवानी आपको कॉमर्स से रिलेटेड पूरा कोर्स कवर कराएंगे, जो कि आपको पता है कि NTA नेट से रिलेटेड है और आपके 2021 के लिए एक तरीके से बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें आपके जनरली टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक, जो भी MCQ से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स हैं, जब भी आप एग्ज़ाम में क्या करते हो, कोई क्वेश्चन करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है, तो वो टाइम वेस्टेज होने से आपको बचाया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक बताई जाएगी, आपको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी। तो आप ज़रूर इन बैच को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, आपको मैंने बताया हुआ है कि NTA नेट अगर आप कोड डालेंगे, रेफरल कोड NTA नेट, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो पिछला बैच है ज्योग्राफी का, वो आपके लिए फ्री है, और जनरली जो ये बैच है वो एक तरीके से आपकी पूरी तैयारी कराता है कॉमर्स से रिलेटेड पार्ट की, जो कि आपके नेट और JRF क्लियर करने में आपकी मदद करता है। तो इनको ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आती है तो मैंने क्या बताया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।